अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह बात करेंगे श्रम सुधार विधेयकों की। हाल ही में संसद का जो मानसून सत्र समाप्त हुआ है उसमें इन विधेयकों को मोदी सरकार ने मंजूरी दिलाई, दोनों सदनों की मंजूरी दिलाई। और आप देखिए कि अगर हम सामाजिक सुरक्षा के हिसाब से देखें, श्रमिकों के हित के हिसाब से देखें तो ये विधेयक मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। साथ ही उद्योगों को लगाने की से जो लोग अभी तक हिचकते थे, ज़्यादा बड़ी संख्या में नौकरियां देने से जो लोग हिचकते थे उनकी हिचक दूर होगी। सरकार जो निवेश आकर्षित करना चाह रही है उसमें सरकार की राह आसान होगी। बेरोजगारों की जो एक लंबी सूची है वो सूची कम होगी क्योंकि नौकरियां बढ़ेंगी और मजदूरों के जो हित हैं वो, आप यकीन मानिए, ये जो विधेयक हैं इसमें एक एक चीज़ का उल्लेख है। अगर आप विधेयक पढ़ेंगे तो मजदूरों के हित में इससे सशक्त विधेयक हो नहीं सकता था। आज के परिदृश्य में देखें तो कुछ लोगों ने एक लाइन पकड़ ली है कि 300 अगर कर्मचारी हैं आपके तो सरकार से बिना पूछे आप निकाल सकते हैं। एक लाइन को मत पकड़िए। आज हम बिंदुवार आपसे बात करेंगे, बताएंगे कि कैसे ये विधेयक आपके हित में है, समाज के हित में है, देश के हित में है। सबसे पहले जरा बात करेंगे हम उद्योगों की। देखिए, अब सरकारी जो नौकरियां हैं वो उसकी संख्या सीमित है। कोई रिटायर होगा, किसी का पद खाली होगा तो बीच में भर्ती जरूर हो जाती है, लेकिन सरकारी जो भर्ती हैं इतनी जल्दी निकलती नहीं है। निकलती हैं तो कुछ हजारों में होते हैं, आवेदन आ जाते हैं लाखों में। तो ऐसे में किसको नौकरी मिलेगी? और वर्गीकरण भी आप देख लीजिए, सामान्य वर्ग को इतनी है, SC ST को इतनी है, अलग अलग जो वर्ग हैं उसमें अलग अलग हिसाब से भर्तियां रखी जाती हैं। तो सरकारी नौकरी पाना तो एक स्वप्न जैसा है, कोई सौभाग्यशाली ही है जिसको मिल जाती है। बाकी अगर आप प्राइवेट नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए असंख्य मौके हैं, लेकिन उन मौक़ों पर भी आप कह सकते हैं कि जो कोरोना काल है उसने एक ग्रहण लगाया है। लेकिन अब जैसे जैसे अर्थव्यवस्था उभर रही है, मौके नए नए सामने आ रहे हैं, लोगों को मौके मिले और सरकार भी चाह रही है कि अब इस समय जो परिदृश्य है, खासतौर पे कोरोना काल में आप देखिए कि विश्व भर में चीन की आलोचना हो रही है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां चीन से बाहर निकलना चाह रही हैं, नज़र दौड़ा रही हैं किस देश में श्रम जो नीतियां हैं वो उनके अनुकूल हैं कि वो वहां निवेश कर सकें, अपना उद्योग लगा सकें, लोगों को रोजगार प्रदान कर सकें। भारत सरकार इस दिशा में तेजी के साथ काम कर रही है और जो अंतर मंत्रालयी समिति बना दी गई है उसके तहत काम हो रहा है। कंपनियों को रिझाने का काम चल रहा है कि आप आइए, उद्योग लगाइए, हमारे यहाँ जो नीतियाँ हैं आपके अनुकूल हैं। और ये सब चीज़ों पर बहुत तेज़ी के साथ काम चल रहा है। आगे हम इस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन ज़रा पहले बात करते हैं हम। देखिए, जब भी एक मानव का स्वभाव है कि जब भी कुछ होता है तो वो अपने हित की बात सोचता है। मेरे जो अधिकार हैं क्या वो सुरक्षित रहेंगे? मेरे जो लक्ष्य जो मैं लेकर चल रहा हूँ क्या वो यहाँ पर पूरे हो जाएंगे? लेकिन हमें अपने जो मजदूरों के हित हैं या हम जो श्रमिक हैं, हम श्रमिकों के हित हैं, उससे थोड़ा सा ऊपर हमें उद्योगों के हित को भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि मेरे जो अधिकार हैं, अगर आंदोलन करने का मेरा अधिकार है वो बना रहे, और वो इस विधेयक में भी बना हुआ है, कहीं उसमें कहीं कोई चोट नहीं है, और मेरा जो भी मेरे अधिकार हैं या मेरे जो भत्ते हैं वो सब बने रहें। कंपनी का चाहे जो हो, कंपनी नुकसान में जाए भले हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है। अगर कंपनी नुकसान में जाएगी तो सीधा उसका असर आप पर पड़ेगा। कंपनी फ़ायदे में रहेगी तो उसको भी लाभ आपको मिलेगा। तो कंपनी तरक्की करती रहे, उद्योगों का जो काम करना आसान हो सके, इसके लिए सरकारी नीतियां उनके अनुकूल होनी ही चाहिए। सरकारी नीतियां अगर उद्योगों के अनुकूल हैं तो इसका मतलब ये नहीं लगाना चाहिए कि वो श्रमिकों के अनुकूल हैं या श्रमिकों की कीमत पर उद्योगों को सरकार कोई सहायता दे रही है। ऐसा होता नहीं है, कोई भी सरकार ऐसा करती नहीं है। अब आपने देखा होगा कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो सूची आई है 2020 की, उसमें भी देखा होगा आपने कि किस तरह से जो हमारे राज्य तरक्की कर रहे हैं। कुछ उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसने तो बहुत अच्छी तरक्की करी है कि दूसरे पायदान पर पहुंच गया। और कुल मिलाकर आप देखिए, अगर आप आंध्र प्रदेश देख लें, अगर आप गुजरात देख लें, अगर आप महाराष्ट्र देख लें, या और ऐसे ही अलग अलग राज्य, अभी आपने देखा जिस तरीके से प्रवासी श्रमिक पहले वापस अपने घर आए, अब लौट रहे हैं अपने कामों पर। तो आप देखिए कि उन राज्यों की जो नीतियाँ हैं वो उद्योगों को भी
आकर्षित करती हैं और इसीलिए उद्योग वहाँ पर लगते हैं। और आप देखिए कि जो श्रमिक हैं, कितनी बड़ी संख्या में महाराष्ट्र लौटे हैं, कितनी बड़ी संख्या में गुजरात लौटे हैं, कितनी बड़ी संख्या में तेलंगाना गए हैं, कितनी बड़ी संख्या में आंध्र प्रदेश गए हैं। तो ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इनको वहाँ पर काम मिल रहा है और जो इनके अनुकूल नीतियाँ हैं वहाँ पर, और जो नीतियाँ जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस पर कि सारा विवाद खड़ा किया जाता है, जो उद्योग जगत के हित की नीतियाँ इन सभी राज्यों में हैं। तो क्या मजदूरों का शोषण हो गया? अब आप बंगाल का जरा एक उदाहरण देते हैं। वहाँ पर जो क्यों नहीं आती इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं आती है, कोई नया उद्योग लगाने के लिए इसलिए तैयार नहीं होता है कि जैसे ही हम वहाँ पर लगाएंगे, कुछ किसी की मांग नहीं मानी तो हड़ताल हो जानी है और नारेबाजी होने लगनी है, और सबके समक्ष है कि टाटा नैनो को अपना प्रोजेक्ट वहाँ से निकाल कर और जाना पड़ा था गुजरात। तो ये एक चीज़ होती है कि आपको लगता है, कोई भी निवेशक ये देखेगा जरूर कि मैं वहाँ पे उद्योग लगाने वाला हूँ तो मेरे को फ़ायदा होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो वो नहीं आएगा। कानून व्यवस्था का मुद्दा एक बड़ा विषय होता है। अगर कानून व्यवस्था राज्य की खराब है तो निवेशक वहाँ कतई नहीं आएगा। अब देखिए कि अगर हम उत्तर प्रदेश में देखिए, अब किस तेज़ी के साथ सुधार हुआ है। अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कितनी तेज़ी के साथ जो MNCs आ रही हैं। हमने हरियाणा में देखा कि किस तरीके से गुरुग्राम को एक वैश्विक निवेश का एक केंद्र बन गया है। और अगर हम कर्नाटक में देखें तो वो सब ये चीज़ें पहले से थी वहाँ पर, लेकिन इन राज्यों ने भी तरक्की करी है। खासतौर पर उत्तर भारतीय हमारे जो राज्य हैं उन्होंने काफ़ी तेज़ी के साथ तरक्की कर रहे हैं। तो तरक्की अगर राज्य करता है तो उसमें नौकरी मिलेगी, तभी मिलेगी नौकरी जब हम निवेशक वहाँ पर लाएंगे, कोई उद्योग लगेगा। तो ये सब चीज़ें सरकारों को देखनी पड़ती हैं। तो अगर हम इसमें बात करें तो जैसे उद्यमियों, निवेशकों और उद्योगपतियों को अनेक सुविधाएं प्रदान करनी ही होंगी। सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आए, इसके लिए आकर्षक नीतियां बनानी ही होंगी और निवेशकों तथा उद्यमियों की सुविधा के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना होगा। आप उलझा नहीं सकते हैं कि आपको, अब कोई भी आप एक उद्योग लगाते हैं, आपको दर्जनों तरह की NOC चाहिए होती हैं। अब कोई पैसा लगा रहा है आपके राज्य में आके, उद्योग खड़ा करना चाह रहा है, आप उसको NOC के चक्कर में अगर लटकाएंगे, भटकाएंगे तो वो चला जाएगा, वो उसका मन खिन्न हो जाएगा। वो 10 लोगों को और बताएगा, 10 निवेशक और भाग जाएंगे। तो जो सिंगल विंडो सिस्टम, जैसा कि गुजरात से शुरुआत हुई थी कि आप एक ही खिड़की से आपको सारी NOCs मिल जाएंगी, आपको जो भी प्रक्रिया का जितनी भी प्रक्रियाएं हैं आपकी सारी वहाँ पर पूरी हो जाएंगी। और ये एक दिशा, इस सरकारों ने काम एक अच्छा किया कि एक तो सिंगल विंडो से आपको सारी की सारी जो NOCs मिल रही हैं। फिर उसका समय घटाया गया कि आपकी जो NOC है वो 1 महीने में आ रही हैं सारी, या आपकी जल्दी आ रही हैं। अब उत्तर प्रदेश में बात करें तो 72 घंटे में आपको सारी NOC मिल रही है। ऐसे अलग अलग राज्यों ने बहुत अच्छे काम किए हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते करते समय घटाया है। NOC प्रदान करने का तमाम तरह की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरी की जा रही हैं, जल्दी पूरी की जा रही हैं। तो इसका फ़ायदा निवेशकों को मिल रहा है, इसका फ़ायदा आम जनता को मिल रहा है, नौकरियाँ बढ़ रही हैं, नौकरियाँ मिल रही हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, जैसे कि हमने अभी चर्चा भी की कि उद्यम की स्थापना की कार्यवाही को सुगम, पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक स्तर पर IT का यानी टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ाना होगा। अब जरा हमने एक परिकल्पना आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमने ये जो उद्योगों की स्थापना है उसके लिए सरकार ने जो कदम उठा रही है, आगे बढ़ा रही है कदम, उसमें सरकार को सफलता मिली, उद्योग स्थापित हो रहे हैं, मजदूरों की भर्ती हो गई है। अब मजदूरों का क्या होगा, श्रमिकों का क्या होगा, जो सरकार ने प्रावधान किए हैं वो कैसे लागू होंगे। एक एक बिंदु आप जरा ध्यान से सुनिए, कितने हित वाले बिंदु हैं। और जो बरसों पुराने कानून चले आ रहे थे और कितने कानून थे वो भी बताएंगे आपको कि उन सबका जो समाहित है वो 3-4 संहिता में हो गया है। आप देखिए कि कितने फायदे वाली चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़, अब पहला तो हम बात करेंगे विवाद से ही करेंगे, जो लोग विवाद बता रहे हैं इसको, जिसमें श्रम सुधार विधेयकों को जो संसद ने मंजूरी दी है उसके तहत कंपनियों को बंद करने की बाधाएं खत्म हो गई हैं और अधिकतम 300 कर्मचारी वाली कंपनियों को सरकार की इजाज़त के बिना कर्मचारियों को हटाने की अनुमति होगी। अब लोग कह रहे हैं कि ये क्या कर दिया मोदी सरकार ने, 300 कर्मचारी अगर हैं तो अब बिना सरकार से पूछे ही सरकार वो फायर कर दिया जाएगा और वो बेचारे तो सड़क पर आ जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं ये जो 300 की अनुमति दी गई है अभी, ये पहले 100 थी और लोग 100 से ऊपर भर्ती नहीं करते थे कि वो फिर उस दायरे में आ जाएंगे कि सरकार को बताना पड़ेगा तो हम उससे नीचे ही कर्मचारी रखते हैं, तो नौकरियां नहीं मिल रही थी। अब कम से कम 300 तो जाएंगे। और देखिए, नौकरी से किसी को भी फायर ऐसे ही नहीं कर दिया जाता, कई सारे कारण होते हैं, काम नहीं कर रहा है या कुछ उस कंपनी के पास संकट आ गया है, ऐसे बहुत से कारण होते हैं, परिस्थिति जन्य कारण भी होते हैं।
तो ये भविष्य की जो काल्पनिक चीज़ें हैं उनको लेकर आप विवाद नहीं खड़ा कर सकते हैं। ये आप देखिए कि 100 से बढ़ाकर 300 किया गया है, 200 लोगों को रोजगार मिल जाएगा और एक बड़ी पहल है सरकार की जिसको सराहना चाहिए। आप मुद्दा बनाइए, लेकिन ये मत भूलिए कि पहले 100 था और अब 300 किया गया है। इसके अलावा आप देखिए कि जो ये सुधार हुए हैं इसका मकसद है कारोबारी माहौल के अनुकूल पारदर्शी प्रणाली स्थापित की जाए। जैसा हमने आपको पहले भी कहा, अब निवेशक सरकार लगातार काम कर रही है, चाहे हमारा एमएसएमई सेक्टर हो, चाहे हमारे जो वाणिज्य और व्यापार मंत्री हैं, जो हमारे एमएसएमई मंत्री हैं, वित्त मंत्रालय के हमारे जो अधिकारी हैं, इन सब की कमेटी गठित की गई है और निवेशकों से लगातार चर्चा जारी है। और खासतौर पे आप देखिए कि जो अन्य देश है, चाइना से निकल रहा है कोई व्यक्ति तो थाईलैंड में देखता है कि वहाँ पर मेरी जो श्रम लागत है वो क्या आएगी, जो नीतियाँ वहाँ की सरकार क्या है, या मलेशिया चला जाता है कि वहाँ पर जो श्रमिक लागत मेरी क्या आएगी, जो नीतियाँ वहाँ की क्या है। भारत में भी तो देखेगा वो, भारत में देखेगा कि जो लागत क्या आ रही है, नीतियाँ क्या है और रोजगार बढ़ेगा। अब कुछ लोग इसको भी विवाद का विषय बनाते हैं। अब एक कल्पना आप देखिए कि आपके पास रोजगार नहीं है लेकिन आपके पास हड़ताल करने का अधिकार है, तो इसके क्या मायने हुए, इसका कोई फायदा है आपको? आपके पास रोजगार है और अपनी बात रखने का भी आपके पास अधिकार है, ये ज़्यादा मायने रखता है। तो इसको इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। कहीं भी किसी भी मजदूर का जो हक है, किसी का अधिकार नहीं मारा गया है। इस बारे में जो भी कहा जा रहा है वो सिर्फ अफवाह है। एक बार विधेयक को पढ़ने की जरूरत है, जो भी कहते हैं। अब आरोप लगा दिया कि सरकार ने, मोदी सरकार ने एक ऐसा विधेयक ला दिया, मोदी सरकार ने मजदूरों को हितों पर कुठाराघात कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो श्रम सुधार विधेयक लागू कर रही है सरकार, इससे पहले ही, मोदी सरकार के पहले ही 16 राज्य, जी हाँ 16 राज्य इनको लागू कर चुके हैं। अधिकतम 300 कर्मचारी वाली जो हम आपको बात बता रहे थे कि तो अब आप इसमें एक सिर्फ इस व्यक्ति का मुझे विरोध करना है, उस नाते विरोध करना है, तो ये आपका एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन 16 राज्य मोदी सरकार से पहले इसको लागू कर चुके थे, इसलिए इसको विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं, पहले 100 था अब 300 है, फायदा हुआ है, 200 लोगों का रोजगार बढ़ा है, ना कि निकाला जा रहा है। इसके अलावा एक चीज़ और हम जैसे कि हमको बताया कि रोजगार सृजन के लिए उचित नहीं है कि इस सीमा को 100 कर्मचारियों तक बनाए रखा जाए, क्योंकि नियोक्ता अधिक नियुक्तियां नहीं कर रहे थे। ये जो विधेयक हैं ये कर्मचारियों की हितों की रक्षा करेंगे और भविष्य निधि संगठन तथा कर्मचारी राज्य निगम के दायरे में विस्तार करके श्रमिकों को सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेंगे। अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा। इसके अलावा सरकार ने 29 से अधिक, आप ध्यान कीजिएगा, सरकार ने 29 से अधिक श्रम कानूनों को 4 संहिताओं में मिला दिया और उनमें से एक संहिता, मजदूरी संहिता विधेयक 2019 पहले ही पारित हो चुकी है। पहले श्रम कानूनों की अलग अलग परिभाषा, अलग अलग प्राधिकार आदि होते थे, लेकिन अब सबको समाहित किया गया है। अच्छा प्रभाव पड़ेगा जिसका। आप देखिए कि जैसा हमने आपको बताया कि 29 से अधिक श्रम कानून, अब कौन सा कानून कहाँ लगता था, कौन सा कानून क्या लगता था, अलग अलग प्राधिकार थे। आपकी कोई शिकायत है, आपका कोई मुद्दा है, आपको अलग अलग प्राधिकार में जाना पड़ता था। ऐसे ही कंपनियों के सामने दिक्कत होती थी कि अगर कोई लेबर कोर्ट में चला गया है, कोई लेबर कमिश्नर के पास चला गया है, तमाम तरह की मुश्किलें हैं, तो कहाँ पे क्या लो, मुद्दा लंबा खिंचता था, न्याय नहीं मिल पाता था। लेकिन अब ये सब चीज़ें बहुत कह सकते हैं कि एक साथ रख दी गई हैं, ताकि आपको, अब जैसे हमने बताया कि 29 थे, अब 4 संहिता है, तो आपके पास सारी चीज़ें बिल्कुल शॉर्टकट में अवेलेबल हैं और आपको जो न्याय पाने का जो एक समय है वो भी जल्द मिलेगा। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें इसमें और भी हैं, विस्तार से जाने की जरूरत है। इसके अलावा कुल श्रमिकों में महिलाओं की भी अच्छी खासी संख्या है और अब उन्हें भी, देखिए, एक हमारे साथ प्राइवेट सेक्टर में एक बड़ी बात होती है, और ये जो समस्या है, अगर हम कहें कि भारत की समस्या, ऐसा नहीं, पूरी वैश्विक समस्या है कि महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिलते हैं। वो अगर समान काम कर रही होगी तो भी उनको समान वेतन नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ें अब दूर हो गई हैं, ये अब पुराने ज़माने की बात हो गई है, ये न्यू इंडिया है। इसलिए महिलाओं को भी समान अधिकार, समान अवसर, समान पारिश्रमिक मिलेगा और इससे महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। अपने आप में महत्वपूर्ण कदम है महिला सशक्तिकरण की दिशा में, और इसको आप एक उपलब्धि कह सकते हैं। महिलाओं की बहुत पुरानी मांग थी कि हमें समान वेतन नहीं मिलता है। आप देखिए कि महिला कर्मचारियों के लिए तो जब से ये सरकार आई है तब से कुछ ना कुछ उनको सुविधा दे रही है। समान वेतन का, समान जो एक तरह से सम्मान मिलेगा, वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है इस विधेयक में। इन विधेयकों के प्रावधानों के तहत श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी
समय से मजदूरी की गारंटी होगी। इन विधेयकों के तहत श्रमिकों को वेतन, सामाजिक व स्वास्थ्य सुरक्षा मिल सकेगी। समय से वेतन नहीं मिलता है, बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि बेचारे कर्ज ले लेकर चला रहे होते हैं या कहीं से कर्ज नहीं मिलता है तो भूखे ही रह रहे होते हैं। ऐसे भी उदाहरण सामने आते हैं, बहुत कम होते हैं लेकिन ऐसे उदाहरण सामने आते हैं। न्यूनतम मजदूरी तय कर दी गई है, समय से मजदूरी की गारंटी होगी और श्रमिकों को वेतन, सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी। अपने आप में इसको भी कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण कदम है, बात समझने की है। इसमें हम सिर्फ आलोचना पे जाएंगे तो बहुत सारे विषय हो सकते हैं, लेकिन जो सुधार हुए हैं हम उनको भी एक बार ध्यान देना चाहिए हमें। इनमें किसी प्रतिष्ठान में जो विधेयक ये कहता है कि किसी भी प्रतिष्ठान में आजीविका सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा को विनियमित करने, औद्योगिक विवादों की जांच और निर्धारण तथा कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण विषय अब आ रहा है। हमने देखा कि किस तरह से प्रवासी मजदूर हमारे बहुत परेशान हुए थे। सरकार प्रवासी मजदूरों को लेकर काफ़ी संवेदनशील है, ये श्रम मंत्री ने दोनों शब्दों में कहा भी है इन विधेयकों पर चर्चा के दौरान। अब प्रवासी मजदूरों का डेटा बैंक तैयार करने का प्रावधान किया जा रहा है। यह व्यवस्था की जा रही है कि प्रवासी मजदूरों को उनके मूल निवास स्थान पर जाने के लिए नियोक्ता द्वारा साल में एक बार यात्रा भत्ता दिया जाए। अब मान लीजिए गोरखपुर का कोई व्यक्ति मुंबई में नौकरी कर रहा है, साल में वो एक बार उसको छुट्टी मिलती है हफ्ते भर की, वो अपने घर जाना चाहता है। वो घर जाने का पैसा उसका जो मालिक है, जहाँ पर वो काम करता है, जो उसका नियोक्ता है, वो उसको दे। सरकार ऐसा प्रबंध कर रही है और ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि उस जो श्रमिक है उसका जो परिवार है उनके लिए बड़ी राहत की बात है कि उनका जो यात्रा भत्ता है एक साल में जाने का मिल गया। अब ठीक है, त्योहारों पे भी व्यक्ति जाता है, कभी होली भी जा रहा है, कभी दिवाली भी जा रहा है, लेकिन जो नियोक्ता है एक बार का खर्च उठाएगा। ये श्रमिकों के लिए बड़ी राहत की बात है। अगर आप मुंबई से देखेंगे, कोई गोरखपुर जा रहा है, गोरखपुर से मुंबई आ रहा है, तो इसमें भी अगर कोई सामान्य जो श्रेणी का भी अगर उसने ले रखा टिकट या हम थर्ड एसी का भी लगा देते हैं तो 15-20 हज़ार रुपये उसका परिवार के साथ खाली आने जाने में और रास्ते के खर्चों में, अन्य खर्चों में लग जाता है। तो ये कम से कम उसका बच गया तो उसके लिए कुछ तो बचत है, कुछ तो राहत है। इसके अलावा अगर आप देखिए वर्तमान कानून में, इस पर शायद किसी का ध्यान नहीं गया होगा लेकिन जरा गौर कीजिएगा, वर्तमान कानून में दुर्घटना होने की स्थिति में जुर्माने की राशि पूरी तरह से सरकार के खाते में जाती थी, लेकिन नए कानून में जुर्माने की राशि का 50% पीड़ित को देने की बात कही गई है। अब मान लीजिए कि किसी श्रमिक की हादसे में मृत्यु हो जाती है, मशीन उसके ऊपर गिर जाती है, कुछ हो जाता है, उसकी सरकार देखती है कि इन्होंने नियमों का उल्लंघन करते हुए सब चीज़ें लगाई हुई थी और सरकार ने जुर्माना लगा दिया। वो जुर्माना राशि जितनी है वो सारी सरकार के पास चली जाती है। अब जो विधेयक है वो कहता है कि जुर्माने की राशि सरकार के पास आई है, मान लीजिए 25 लाख रुपए जुर्माना सरकार ने लगाया, तो उस 25 लाख में से 12.5 लाख रुपया उस पीड़ित के परिवार को मिलेगा। इस पर किसी का ध्यान नहीं गया था, शायद कोई मांग भी नहीं थी, लेकिन सरकार ने ये काम करके दिखाया है। इसके अलावा कई ऐसे कानून थे जो 50 साल पुराने हो गए थे और उनमें बदलाव जरूरी था। नए संशोधनों से श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। 50 साल पहले की जो परिस्थितियां थी उसके हिसाब से ना तो आज उद्योग हैं ना बाकी सब चीज़ें हैं, और जब समय के साथ बदलाव एक जरूरी है, अनिवार्य चीज़ है और वो बदलाव किया भी गया है। आज़ाद भारत की, हम इस विधेयक में से अपने जो महत्वपूर्ण बिंदु निकाले वो बता रहे हैं आपको। आज़ाद भारत की 73 वर्षों की यात्रा में आज के समय में कामकाज के वातावरण में अप्रत्याशित परिवर्तन हो गया है। बदले हुए कार्य जगत में दुनिया के कई देशों ने श्रम कानून में बदलाव किया है, जो स्वाभाविक भी है। और हम देखिए, ये जो अब दुनिया है वो बहुत छोटी हो गई है। वैश्विक हम कह सकते हैं कि हमें, जब हम वैश्विक देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं तो हमारे कानून पीछे के नहीं हो सकते हैं, हमारी जो नीतियाँ पीछे की नहीं हो सकती हैं, हमारी तकनीक पीछे की नहीं हो सकती है। हमें उनके साथ चलना है, उनसे आगे बढ़ना है, अपने कानूनों में भी सुधार करना होगा, अपनी नीतियों को ज़्यादा सुगम बनाना होगा और अपनी जो दक्षता है उसको और बढ़ाना होगा, तभी हम उनके साथ चल सकते हैं या उनसे आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम श्रम कानूनों में समय रहते बदलाव नहीं करते हैं तो श्रमिकों के कल्याण और विकास के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, जो अब तक होता आ रहा था। श्रमिक संगठन समय समय पर आप देखिए कि आंदोलन करते हैं, उनकी जो मांग पत्र होते हैं जरा उन पर गौर कर लीजिए आप। वो एक पेज पर इतना छोटा छोटा लिखा होता है, मांगे इतनी ज़्यादा है क्योंकि बरसों से पूरी नहीं हुई हैं, इतना छोटा छोटा लिखा होता है कि आपको समझ ही नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है। तो ये मांगे अगर ये विधेयक पूरी कर रहा है तो श्रमिकों के लिए हर्ष का विषय है, गर्व का विषय है। इसके अलावा 44 कानूनों के संबंध में ये जो लोग आलोचक हैं उनको जरा सुनना चाहिए। 44 कानूनों के संबंध में 4 श्रम संहिता बनाने की प्रक्रिया में बहुत व्यापक स्तर पर चर्चा की गई है। लोगों ने खबर उड़ा दी कि, और अफवाह चल जाती है, फेक न्यूज़ का दौर है, फेक न्यूज़ चल जाती है कि मोदी सरकार ने
कोरोना काल में एक और बड़ी विपत्ति पैदा कर दी है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, ये है वो है, 50 तरह के आरोप लग जाते हैं। लेकिन ये जो पुराने कानूनों को हटाया गया है, ये जो नई संहिताएं लाई गई हैं, ये कोई 2 महीने 3 महीने 4 महीने का विचार विमर्श नहीं है। ये कोई कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग आरोप लगाते हैं, कटाक्ष करते हैं कि ये सरकार और इस सरकार की नीतियां जो हैं वो 2 ही लोग तय कर रहे हैं। लेकिन ये जो मजदूरों के हितों की बात है, ये लाने का जो अगर कह सकते हैं इतना जो संहिता लाने का जो दृढ़ प्रतिज्ञा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, इस पर भी व्यापक विचार विमर्श किया गया है। कितना व्यापक किया गया है ये जरा सुन लीजिए। इसके तहत 9 त्रिपक्षीय वार्ताएं हुई हैं, 10 बार क्षेत्रीय विचार विमर्श हुए हैं, 10 बार अंतर मंत्रालयी परामर्श हुआ, 4 बार उप समिति स्तर की चर्चा हुई। एक बार फिर से बताते हैं, सुनिए कितनी व्यापक चर्चा हुई है। इसके तहत 9 त्रिपक्षीय वार्ताएं हुई हैं, 10 बार क्षेत्रीय विचार विमर्श हुए हैं, 10 बार अंतर मंत्रालयी परामर्श हुआ है, 4 बार उप समिति स्तर की चर्चा हुई है। अपने आप में मंथन हुआ है, गहन मंथन हुआ है। उसके बाद ये विधेयक पारित हुआ है जो कि श्रमिकों के कल्याण का नया मार्ग प्रशस्त करेगा। इसके अलावा फायदा देखिए श्रमिकों का कितना है। पहली बार व्यवस्था लाई गई कि नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच कराई जाएगी। अभी तक किसी खास मौके पर कोई स्वास्थ्य जांच शिविर वगैरह लगाया जाता था तो ठीक है, लेकिन अब ये नियम बन गया है, स्वास्थ्य की जांच जरूरी कर दी गई है ताकि अगर किसी को कुछ भी गड़बड़ है तो शुरुआती स्तर पर पता चल सके, उसका इलाज कराया जा सके। ये ठीक है कि जो ट्रेड यूनियन हड़ताल आदि को लेकर कुछ प्रावधानों को कमजोर किया गया है, लेकिन जैसा कि हमने इस कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताया है कि आप या तो हड़ताल का अधिकार ले लीजिए या नौकरी हासिल कर लीजिए। हड़ताल का अधिकार आपका छीना नहीं गया है, लेकिन वो जो आपका कह सकते हैं कि जो आप बेबात में ही अगर हड़ताल हो जाती थी तो उसके लिए कुछ एक उचित आधार होना चाहिए। समय समय पर आपने हड़ताल कर दी, 10 दिन की हड़ताल, 15 दिन की हड़ताल, वो सब नहीं चलेगा। देखिए, आपको अपने राज्य में निवेश आमंत्रित करना है, उद्योग लगाने हैं, नौकरियां बढ़ानी हैं, तो जरा आपको भी लचीला होना होगा। ये जो ताली है वो एक हाथ से कभी नहीं बजती है, इनको इसका ध्यान देना होगा। अब बंगाल में क्या होता है, हड़ताल कर लीजिए, उद्योग नहीं जा रहे हैं ना, नौकरियां नहीं मिल रही हैं ना, जो श्रमिक हैं वो दूसरे राज्यों में जा रहे हैं ना, तो अगर ऐसा ही चलाना है तो चलाइए। गुजरात में क्यों उद्योग भी आ रहे हैं और जो श्रमिक हैं वो भी आ रहे हैं, और जो राज्य तरक्की कर रहा है, उत्तर प्रदेश क्यों राज्य की तरक्की मतलब होने लगी है अब, और आप देखिए उत्तर प्रदेश किस तेजी के साथ तरक्की के रास्ते पर चल रहा है। श्रम नीतियां सरकार ने सुधारी हैं, किसी का हक नहीं मारा है, सबके लिए सबकी जेब में कुछ न कुछ देने का प्रयास किया है। मजदूरों को भी मिला है, उद्योगों को भी मिला है। एक को आप देंगे दूसरों को नहीं देंगे तो ऐसा चलता नहीं है। इसके अलावा अब मीडिया में भी मैंने खासतौर पर इस विधेयक को पारित होने के बाद देखा कुछ जगह आलोचना थी, लेकिन आप देखिए मीडिया को कितना फायदा हुआ है। अब कुछ समय तक हम सिर्फ खबरों के लिए समाचार पत्रों पर निर्भर रहते थे। टीवी आया, हमने धीरे धीरे चैनल बढ़ गए। शुरुआत में 1-2 चैनलों पर निर्भर रहते थे, अब इतनी भरमार है कि आप किसको देखें किसको नहीं देखें ये समझ नहीं आता है। कई बार सारी जगह पे एक ही जैसी चीज़ें चल रही होती हैं, किसी चैनल पर कुछ देखने लायक नहीं होता है तो भी समझ आता है कि यार क्या करें। अब डिजिटल मीडिया ने बहुत तेज़ी से तरक्की करी है, और आप देखिए कि किस तेज़ी के साथ सूचना प्रसार की बात हो, ये इसका कोई मुकाबला नहीं है। आप बैठे हैं दिल्ली में, आपको लंदन में खबर तुरंत पहुंच जाती है। पूरा विश्व एक मुट्ठी में समा गया है डिजिटल मीडिया के नाते अगर हम देखें तो। हालांकि इसका दुरुपयोग भी हुआ, फेक न्यूज जैसी एक जो कुरीति है वो इसके जरिए ही पनपी। लेकिन आप देखिए कि डिजिटल मीडिया के जो पत्रकार हैं उनको अब तक मान्यता नहीं थी। डिजिटल मीडिया के जो पत्रकार हैं उनको भी श्रमजीवी पत्रकार के तौर पर माना गया है। श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम संशोधन से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो डिजिटल मीडिया है में काम करने वाले लोगों के हितों की भी रक्षा हो सकेगी। ये हमारे सारे पूरे मीडिया वर्ग के लिए एक बहुत खुशखबरी है, एक बड़ी खुशखबरी है। और कुल मिलाकर कहें तो इन संशोधनों के बाद श्रमिकों में सुरक्षा का भाव बढ़ेगा, जिससे उद्योग क्षेत्र में काफ़ी सुधार होगा। आज का हमारा जो ये कार्यक्रम था, हमने ये जो श्रम सुधार विधेयक है, इसका नाम ही सिर्फ श्रम सुधार विधेयक नहीं है, ये वाकई श्रम सुधार विधेयक है, ये अर्थव्यवस्था सुधार विधेयक है, ये रोजगार की संख्या में वृद्धि करने वाला विधेयक है, ये मजदूरों के हितों की सुरक्षा करने वाला विधेयक है, ये देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने वाला विधेयक है, और मजदूरों की, श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा
को सुनिश्चित करने वाला विधेयक है। ये महिलाओं की जो सामाजिक सुरक्षा हो, उनको समान वेतन का अधिकार हो, अन्य तरह की समानता का अधिकार हो, उसकी दिशा में कदम सुनिश्चित करने वाला विधेयक है। इस विधेयक में आप देखिए कि संसद में भले ही विपक्ष ने बहिष्कार कर रखा हो, उस बीच ये विधेयक पारित हुए, लेकिन अगर इस पर चर्चा में विपक्ष शामिल भी होता तो भी इसमें कुछ आलोचना लायक था ही नहीं। हमने कुछ, क्योंकि इस तरह की खबरें उड़ी, कुछ लोगों ने चर्चा भी चलाई कि सिर्फ एक बात पकड़ के कि 300 लोगों को निकाल सकती है, 300 लोग से अगर 300 लोग वाली कंपनी है तो वो तुरंत बिना सरकार से पूछे निकाल सकती है। इसी बात को मुद्दा बनाकर इस विधेयक को एक तरह से खारिज करने का प्रयास किया। इसलिए प्रभा साक्षी ने प्रयास किया कि आपके समक्ष इस विधेयक के सभी बिंदु रखे जाएं और पूरे जो भी उसका एक हमें विश्लेषण करके रखे जाएं, ताकि सारी बात आपके समक्ष समझ में आ सके, क्योंकि विधेयक में कई बार इतनी क्लिष्ट हिंदी भी होती है कि सबके समझ में नहीं भी आता है। इसलिए एक प्रयास था प्रभा साक्षी का आज के इस चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में। उम्मीद है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और अगली कड़ी में जब आपके साथ फिर जुड़ेंगे तो कुछ नए विषय लेकर आएंगे, उन विषयों को आपको समझाएंगे, उनसे संबंधित सारे मुद्दों पर गौर करेंगे, मंथन करेंगे आपके साथ। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देशों की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ।